सो हेलो गाइस, वेलकम टू जिला विज्ञान। तो आज बेटा हम अपना आर एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। इस वाले चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपसे दो क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे जाते हैं। और ये दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बड़े ही सिंपल होते हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है और आपको बेसिक नॉलेज है चीजों की, तो तब भी आप इसको इजिली चैप्टर को डील कर सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, कम से कम 2 से 3 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। और इस बार चांसेस है कि इस वाले से आपके केस स्टडी पूछे जाए, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं ना, तो केस स्टडी आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और आपसे शायद एमसीक्यूज वगैरह टाइप के और या फिर असर्शन रीजनिंग के अंदर ये वाला चैप्टर बन सकता है। टोटल आज मैं आपको इसके 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 15-20 तो ज्यादा बोल दिए, 10-12 क्वेश्चन की ही कराऊंगा आपको, और जिसके अंदर से आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे रिपीट हो जाएंगे। तो अगर आपने यही क्वेश्चन कर लिए तो आपके एग्जाम के लिए बहुत रहेगा। तो चलिए आज अपने आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन के आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन से क्या समझते हैं। डिस्टिंग्विश कीजिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के बीच में। और यहाँ पे पूछा है कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, आप उनको मार्क कीजिए। तो बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पर देखें कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है कि इट इज द अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब जैसे हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ भी फिजिकल या फिर कुछ भी केमिकल का चेंज जाना, किस वजह से, मेंस की एक्टिविटी से। मतलब हम ह्यूमन लोगों की एक्टिविटी से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ अनडिजायरेबल, जो हम नहीं चाहते चेंज आना, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है कि आज हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, आज हम इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, बट इन फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या करता है, एयर पोल्यूशन करता है। तो आपकी एयर क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है। तो अनडिजायरेबल उसके अंदर आपका चेंज आ रहा है। हम नहीं चाहते उसके अंदर कुछ चेंज आए, पर चेंज आ रहा है। किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने जो आपके प्लांट्स लगाए, फैक्ट्रीज लगाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो उस वजह से ये वाले चेंजेस आ रहे हैं। तो इनको एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं। बहुत टाइप के पोल्यूशन होते हैं, जिसमें रिवर पॉल्यूटेड होती है, आपकी सॉइल पॉल्यूटेड होता है, एटमोस्फेयर इफेक्ट होता है। तो ये सारे आपकी इसकी बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स के बारे में बताएं। और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अच्छे लेवल का इस चैप्टर से बन सकता है। तो ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो ऐसे पोल्यूटेंट्स जिनको क्या किया जा सकता है कि आपके नेचर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सके, उन्हें तोड़ सके, यानी कैन बी ब्रोकन। तो ऐसे पोल्यूटेंट जिनको आसानी से ब्रोक किया जा सकता है बाय द नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे आपके पॉल्यूटेंट जो आपके ब्रेक नहीं होते, यानी कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन। तो जो आपके ब्रेकन डाउन नहीं हो सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनको क्या बोलते हैं आप, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल है, आपको उनका नाम से ही पता है कि यानी इनको रीयूज भी कर सकते हैं, यानी ये ट्रिपल आर का फॉर्मूला आपका यूज करते हैं। रिसाइकिल कर सकते हैं आप, इसको रीयूज भी कर सकते हैं, और आप इसको रीमैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। तो इट दे गेट रिसाइकल्ड, यानी रिसाइकल्ड भी आप इन्हें कर सकते हैं। आपके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये आपके रिसाइकल नहीं होते, यानी आपको इनको डंपिंग साइट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगली चीज की बात करें तो ये आपको जनरली जो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं कहाँ से मिलते हैं, दे आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से आपको जनरली ऑब्टेन हो जाते हैं। ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जनरली नॉन लिविंग थिंग्स से। ये जो बायोडिग्रेडेबल है, आपको पता है इनके नाम से ही आपको दिख रहा है कि बायोडिग्रेडेबल जो चीजें होती हैं, आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि सर ये आपकी बायोडिग्रेडेबल चीजें बहुत कम से कम पॉल्यूटेंट करती हैं, मतलब पोल्यूशन बहुत कम करती हैं। तो यानी दे कॉज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट को बहुत कम से कम आपके इफेक्ट करती हैं। और अगर हम मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की बात करूं तो ये आपके एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन ज्यादा फैलाती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन कौन से है, तो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट आ जाएगा और आपका सेवेज आ जाएगा। तो ये सारे आपके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंदर काउंट होते हैं।
सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज द इंक्रीज इन डिमांड फॉर एनर्जी अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट एडवर्सली। अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी डिमांड इन एनर्जी कैसी इफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरमेंट को। बहुत सिंपल है, आज देखो मैंने आपको बोला कि भैया आज अपने को ना बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड है, अपने को एनर्जी की ज्यादा से ज्यादा नीड पड़ रही है, तो ये हमारे एनवायरमेंट को कैसे आपके इफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए कि पहले अगर हम चले 90s में चले तो हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी। वहां पे हम क्या करते थे, सिर्फ एक पंखा चलाते थे, एक इलेक्ट्रिसिटी होती थी, मतलब एक आपकी ट्यूबलाइट जल जाती थी और बस कूलर वगैरह चलते थे, खत्म। आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा नीड है कि भैया अपने को पावर, अपने को टीवी भी देखना है, अपने को कंप्यूटर भी यूज करना है, अपने को फोन भी चार्ज करना है और अपने को 10 चीजें और ऐसी करनी है। तो जितना ज्यादा अपने को एनर्जी की नीड होगी उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा आपका कोल यूज होगा और उतना ज्यादा आप नेचर के आप एडवर्स यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि किसी भी चीज में, अगर किसी भी चीज में डिमांड बढ़ती है तो डिमांड, ये आपका इकोनॉमिक्स का भी रूल है कि कहीं पर भी सर डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड के इंक्रीज होने से आपके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जहां से आ रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एडवर्सिटी देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं डेयरी प्रोडक्शन, जो हमारे दूध की प्रोडक्शन होती है, तो उसके अंदर भी जो काऊ होती है, जो आपकी बफेलोज होती है, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रीफाई करने, ज्यादा दूध को रिलीज करे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी के टर्म से बात करें तो हमारे एनवायरमेंट को बड़ा गंदा इफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूटेंट। अब जैसे जैसे एनर्जी निकलेगी, आप एनर्जी यूज करोगे, एनर्जी की ज्यादा नीड पड़ी तो वहां से आपकी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती हैं और ये आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी फैलाती हैं। तो जितनी ज्यादा आपके पॉल्यूटेंट इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा एटमोस्फेयर आपका इफेक्ट होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, कि ओजोन लेयर आपकी डिप्लीटेड हो रही है हायर एटमॉस्फेयर पे, क्यों? देखो अभी ये तो चीज बंद हो चुकी है। आपकी मैं बात करूं तो थोड़े टाइम पहले ना जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते थे उनके अंदर जो गैस भरी जाती थी, वो गैस कौन सी भरी जाती थी बेटा? वो गैस भरी जाती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस भरी जाती थी आपके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, आपके एसी के अंदर, तो ये क्या करती थी ना, ये आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दी थी। आपको पता है कि जैसे हमारे ये एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी ओजोन गैस मौजूद है। तो ये क्या करती थी ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ये क्या करती थी, ये इस वाली ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती थी, मतलब तोड़ने की कोशिश करती थी। अगर यहां से अगर ये ओजोन लेयर टूट जाती तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सन से आने वाली जो आपकी अल्ट्रा वॉयलेट रेज होती है वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट कर जाती, मतलब अर्थ पे डायरेक्टली पहुंचती और जिस वजह से हमें काफी ज्यादा आपके इसके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते। तो इसीलिए आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर अब बैन लगा दिया गया है और अब वो आपका यूज नहीं किया जाता। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट आपको एग्जामिनेशन में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेम द टू एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। बाय एबायोटिक कंपोनेंट के आप हमें एग्जांपल्स कुछ बताइए। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हो गए आपके एनवायरनमेंट के? एक हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया रेनफॉल। आपसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये चीज पूछ सकता है अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, why are bacteria and fungi called decomposer? List any two disadvantage of decomposer to the environment। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने साइंस को थोड़ा बहुत भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है और आपने आर एनवायरमेंट चैप्टर इतना अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये बच्चा बच्चा आंसर कर सकता है इसको इसलिए कि भैया बैक्टीरिया को और फंजाई को आपको डीकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं? आपको पता है कि भैया अगर ये किसी खाने के ऊपर लग जाती है तो खाने को डीकम्पोज कर देती है। तो उन्हीं का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया जो फंजाई हो गया और आपका जो ये बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के हो गया या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर अगर लग जाए, यानी डेड प्लांट्स के ऊपर या वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर लग जाए तो उनको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर तोड़ देते हैं। मतलब अगर आपका एक बड़ा सा पार्टिकल है जो मैक्रो में है, मतलब बड़ा है तो मैक्रो वर्ड यूज करते हैं, इसको छोटे 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 पार्टों में तोड़ देते हैं, यानी
माइक्रो में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कोई भी डेड प्लांट हो या वेस्ट प्रोडक्ट हो, अगर उनके ऊपर ये हो तो ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपके ब्रेक डाउन कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं किसको, कोई मैक्रो आपके पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में, और सिंपल ऑर्गेनिक में मैंने तोड़ दिया, उसके बाद इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो फंजाई और ये आपका बैक्टीरिया क्या करते हैं सर, ये ब्रेक डाउन करते हैं आपके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छोटे 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 सिंपलर पार्ट्स में। अब इसके एग्जांपल बता दीजिए। जी सर, जो डीकंपोजर ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, ये क्या करते हैं, डीकंपोजर फीड करते हैं ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट आपके डेड हो चुके हैं, एनिमल्स डेड हो चुके हैं, उनके ऊपर ये आपके फीड करते हैं, मतलब वहां से आप उसको डीकंपोज करना शुरू करते हैं। दे रिटर्न द सिंपल कंपोनेंट टू द सॉइल एंड मेक इकोसिस्टम रिसाइकलिंग फॉर न्यूट्रिएंट। अब जैसे इन्होंने क्या नाम है आपके डीकंपोज कर दिया, तो ये सारा जो डीकंपोज किया होगा उसके न्यूट्रिएंट्स इन्होंने लिए होंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स ये क्या करते हैं, वापस आपके सॉइल को दे देते हैं, मतलब मिट्टी को वापस ये न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, जिससे आपका इकोसिस्टम एक काफी अच्छा बन जाता है, जिससे आपका इकोसिस्टम रिसाइकिल हो जाता है और एक बैलेंस एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, दे आल्सो हैव द स्कैवेंजिंग एंड क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर काफी ज्यादा आपके पॉल्यूटेंट्स और काफी ज्यादा आपकी चीजें रहती हैं। अगर मान लीजिए डीकंपोजर्स हो ही ना, तो आपकी जो फल सब्जियां हैं जो खराब हो चुकी हैं वो आपकी डीकंपोज होंगी नहीं, वो पड़े पड़े ऐसे ही रखी रह जाएंगी और स्मेल करेंगी। तो यानी ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी मदद करते हैं। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको 3 मार्क्स में देखने को एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट के दो मेन कंपोनेंट है, एक है बायोटिक और है एक है आपका एबायोटिक। तो दो मेन कंपोनेंट जो है बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कंपोनेंट्स के लिए यूज किया जाता है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो आपके नॉन लिविंग के लिए यूज किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन एक बार ये पूछा तो नहीं गया है, बट शायद पूछ लें आपसे, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है कि भैया बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में डिफरेंशिएशन बताएं। तो अगर आपके इनसे पूछा जाए तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपने छोटी क्लास में इसको बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई हाउ इज द ओजोन लेयर फॉर्म इन अपर एटमॉस्फेयर एंड व्हाई इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर कंसर्न टू अस, स्टेट दिस डैमेज। तो आपको यही क्वेश्चन मैंने भी बताया कि भैया ओजोन लेयर आपकी डिप्लीटेड होती है, किस वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। उसको बैन क्यों किया गया, अगर वो बैन नहीं की जाती तो आपका क्या होता, और अगर ओजोन लेयर हमारे लिए इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको A to Z सारी बातें आपको मैंने बता दी। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पे आ जाएंगी, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप उसी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो ये क्या है कि भैया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आपके कौन कौन सी होते हैं, इनके बारे में बताएं। तो अभी मैंने आपको बताया कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपके कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये आपको मैंने अभी क्वेश्चन पीछे कराया, और इसके अंदर से आपको दो सिलेक्ट करने हैं। तो एक एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया और एक आपका सेवेज हो गया, ये आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंदर काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों के आंसर लिखे हुए हैं कि ओजोन लेयर हमारे अपर एटमॉस्फेयर के अंदर मिलती है, और ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को आपकी रोकती है। ठीक है, ये हमारे लिए कंसर्न क्यों है, क्योंकि सर ये हमारे अल्ट्रावायलेट को हमारे अर्थ के ऊपर आने नहीं देती। अगर ये अर्थ पे आने दे देती तो हमारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो हमारी ऑक्सीजन जो मौजूद होती है वो अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में वो क्या करती है, टूट जाती है। फिर एक ये जो ऑक्सीजन है वो आपके दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़कर आपका ओजोन बना लेता है। तो ये वाला आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। और माइक्रो आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से होते हैं सब्सटेंस, उनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहाँ पे आप नीचे इजिली पढ़ सकते हैं। क्लियर, बहुत सिंपल आपका ये वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात करें, ये वाली डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या होता है, कई बार आप पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं क्रॉप्स के अंदर आपके पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए। यदि पेस्टिसाइड यूज इन क्रॉप्स टू वॉश डाउन इनटू द सॉइल फ्रॉम द सॉइल, दीज आर एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स अलोंग विद द वाटर मिनरल एंड दस दे एंटर इन द फूड चेन।
तो आपके बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होते हैं कि बेटा ऐसे कुछ पेस्टिसाइड जो आपके क्रॉप्स के अंदर यूज किए जाते हैं, जो सॉइल के साथ आपके प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो वाटर और मिनरल्स की वजह अंदर एब्जॉर्ब होकर हमको फूड के रूप में मिल जाते हैं, यानी फूड चेन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, उनको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला जाता है. While consuming the crops, human being also consume these pesticides which give acclimate to our body. This is also known as biological मैग्निफिकेशन. अब वो क्रॉप्स के अंदर पेस्टिसाइड्स आ चुके हैं, अब वो पेस्टिसाइड्स आपके क्रॉप्स के अंदर थे, आपसे क्रॉप से आपके फल और आपके फ्रूट्स के अंदर आ गए, और वो फ्रूट जब आपने कंज्यूम करा तो वो आपकी बॉडी के अंदर भी एक्यूमुलेट हो गए. तो आपके इन्हीं पेस्टिसाइड्स का आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम होना, जो आपका ये पूरा मेथड था, इसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं. तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, इसको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है. आपको मैंने जिसमें बता दिया वही चीज लिख देंगे तो आपके एग्जाम के अंदर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. अब हम बात करें तो व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल. आपको पता है कि काफी ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ठीक है, आपको ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बताया. अब इसमें कह रहा है कि क्या होगा कि अगर मैंने एक आपके ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को मार दिया. तो आपने अगर एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को मार दिया तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, तो आपने अगर बीच वाली चेन को मार दिया तो जो नीचे वाली चेन होगी, मतलब जो नीचे वाले आपके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनकी आपकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको मैं कहूं तो आप मान लीजिए आपका ये रैट है, ठीक है, रैट को आपको किसने खाया? मान लीजिए आपके रैट को किसने खाया? स्नेक ने खा लिया यहाँ पे ना. रैट को आपको किसने खा लिया? स्नेक ने खाया. और ये स्नेक को किसने खा लिया? आपकी कोई भी ईगल ने या फिर कोई भी बर्ड ने खा लिया. तो अब मैंने कहा कि भैया मैं अगर सारे स्नेक्स को मार दूं, अगर मैं सारे स्नेक्स के ऑर्गेनिज्म को एक बार मार दूं तो ये ट्रॉफिक लेवल के अंदर तो क्या होगा? तो जो आपका बेटा ये रैट है ना, ये रैट की जो पॉपुलेशन होगी वो आपकी ड्रास्टिकली इंक्रीज होने लग जाएगी. द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल विल बी इंक्रीज. और अगर ये ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो नेक्स्ट, और अगर आपका ये आपने स्नेक मार दिया तो ये ईगल क्या होंगे? ये ईगल स्नेक को खा नहीं सकते, ठीक है, तो ये ईगल वाले अगर भूख भूख के मारे मर जाएंगे तो यार ईगल की भी आपकी ये जो चेन होगी, यानी ईगल के नंबर भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे. तो जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा उनको फूड नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे आपके इकोसिस्टम में मर जाएंगे या फिर वो इकोसिस्टम से हट जाएंगे. और आपकी जो ये पूरी फूड चेन थी, जो आपकी पूरी ट्रॉपिक लेवल के अंदर फूड चेन थी, वो क्या हो जाएगी? इम्बैलेंस हो जाएगी और हमारे को ये डायरेक्टली लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे. तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल था, इसको आप इस वे में आंसर किया जा सकता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है कि भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन क्यों किया गया? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो क्या करते थे? आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करते थे, इसी वजह से उनको बैन किया गया. अगला क्वेश्चन क्या है कि डीकंपोजर्स का हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है? बहुत सिंपल है कि सर डीकंपोजर्स क्या करते हैं? हमारे में जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, आपके डेड एनिमल्स होते हैं, तो उनके ऊपर लग के उनसे न्यूट्रिशन को आपके ले लेते हैं और उन न्यूट्रिशन को वापस आपके सॉइल के अंदर दे देते हैं और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. तो दे रिटर्न द न्यूट्रिएंट टू द न्यूट्रिएंट पूल, मतलब बेसिकली सॉइल. उसके बाद क्या है? दे कंपीटिंग आफ्टर द बायोलॉजिकल साइकिल, और ये आपका क्या मेंटेन करके रखते हैं? इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं. तो बहुत सिंपल सा आपका इसका आंसर था. अगला क्या है? लिस्ट टू मैन मेड इकोसिस्टम. दो मैन मेड का आप अब वो बताइए. तो पहले आपको पता है कि जैसे हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये आपका इकोसिस्टम था जिसने ओजोन लेयर को आपका डिप्लीट करना स्टार्ट किया था, ठीक है. और दूसरा क्या हो गया आपका? सुपरसोनिक प्लेन. जो सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं जो आपके कॉस्मिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये आपने क्लास 9 में बात करी होगी, तो ये इसके अंदर आपका इंक्लूड किया जा सकता है. अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 10% लॉ को आप समझाएं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा है. तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपका एक स्नेक है, ठीक है, ये आपका ईगल है, ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और ये आपका रैट है. तो ये आपकी एक साइकिल है ना, ठीक है. अब मान लीजिए कि आपका एक रैट है, और रैट किसको खाता है? मान लीजिए आपका यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. तो मान लीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसके पास आपकी एनर्जी कितनी है? 1000 जूल एनर्जी मान लीजिए.
तो 1000 जूल एनर्जी इसको है। तो अगर रैट इस न्यूट्रिएंट को खाएगा, यानी रैट अगर इस बंदे को खाएगा जो भी है, तो रैट के को कितनी एनर्जी मिलेगी, इसका 10% यानी 100 जूल एनर्जी रैट को मिलेगी। अगर स्नेक एक रैट को खाएगा तो यानी इसको एनर्जी कितनी मिलेगी, स्नेक को सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, यानी 10 जूल एनर्जी मिलेगी। और अगर ईगल इस स्नेक को खाएगा तो स्नेक और ईगल को कितनी एनर्जी मिलेगी, सिर्फ 1 जूल एनर्जी मिलेगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए ईगल जो होता है, ईगल को कम से कम ज्यादा से ज्यादा स्नेक खाने पड़ते हैं आपके ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। तो यही आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, 10% लॉ कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर कोई कमेंट हो तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।